गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट 21 मई 2020 है और हम लोग जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 9th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 4 होगा। जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजय सर है, नीचे मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तो यदि आप लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिए। और चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका मीनिंग भी समझा चुके हैं। इसका मीनिंग इतना ही है, हमारे चारों ओर का जो मैटर है क्या वो प्योर स्टेट में है कि प्योर स्टेट में नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नया पॉइंट को। सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानिए, इस सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more टू सब्सटेंस। क्या लेंगे? ए सॉल्यूशन ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, या ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस। इसको बोल सकते हैं ए सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of 2 or more substance। कहने से क्या, एक सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस मीन्स आपको बता भी चुके हैं होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। बस वही बोल रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जब आपस में होमोजेनियस मिक्सचर बना लेती है। आपको याद तो होना चाहिए होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। जब ये याद है, लेक्चर नंबर 2 में बता चुके हैं होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, तो यह सॉल्यूशन आप आसानी से समझ सकते हैं। नाम ही है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। या इसी को हम लोग एक नया वे से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्या, ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए होमोजेनियस मिक्सचर of 2 or more chemically non-reacting substance whose composition can be varied within limits, whose composition या component can be varies within limits। देखिए इसका मीनिंग देखिए क्या हुआ। ऊपर का तो मीनिंग आप समझ गए होंगे आप। अब नीचे का देखिए मीनिंग क्या होता है। बोला ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एंड, सॉल्यूशन को आप डिफाइंड कर सकते हैं एज, देखिए इसे ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिला के क्या बनाएंगे? होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे। और केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस मीन्स जब 2 सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं दोनों रिएक्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको हम बता भी चुके थे। यदि 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर जाता है वो कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। जब 2 सब्सटेंस को आपस में मिला देने से रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस मिक्सचर बना लेता है, वही सॉल्यूशन कहलाता है। बात तो वही है। ये सॉल्यूशन ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more
केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस मीन्स जब कोई दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को हम लोग आपस में मिलाकर होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं तो सॉल्यूशन कहते हैं। इसी में एक वर्ड जोड़ दिया गया है हुज कंपोनेंट कैन बी वेरीज विद इन लिमिट मीन्स उसमें जो उसका जो कंपोनेंट है वो हमेशा वेरी करता है लेकिन एक लिमिट में वेरी करता है। अब ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि वाटर में चीनी यदि 1 kg वाटर लेते हैं उसमें 1 kg चीनी मिला दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते तो फिर होमोजेनियस मिक्सचर आपका नहीं बनेगा। कि उसके लिए हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी। क्या पढ़ेंगे आगे? हम लोग देखेंगे भी सोल्युबिलिटी क्या होता है, लेकिन अभी हम लोग इसको नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि अगर इसको देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग का छूट जाएगा। तो देखते हैं कारण वही हुआ हुज कंपोनेंट्स मीन्स वाटर में जो दूसरा सब्सटेंस मिलाएंगे या दो सब्सटेंस को जो आपस में मिला के होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे उसका कंपोनेंट क्या होना चाहिए? एक विद इन लिमिट्स में होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या है? सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है आप बताओ। जो देखिए एक बार देख लीजिए फिर से होमोजेनियस क्या होता है आपको हम देखिए बता भी चुके थे। होमोजेनियस होने के लिए 2 कंडीशन लागू होना जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन क्या है? सेम फेज अकर्स मीन्स जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिला दीजिएगा, जब कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिला दीजिएगा तो सेम फेज होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजेनियस है। क्या बोलेंगे हम लोग? सेम फेज अकर्स। होमोजेनियस मतलब क्या बोलेंगे? सेम फेज अकर्स आफ्टर मिक्सिंग 2 or more than 2 सब्सटेंस। ये होना चाहिए। दूसरा का क्या होना चाहिए? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर नॉट विजिबल मीन्स जब होमोजेनियस के लिए बता रहे हैं सेम फेज होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल। कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल। ये सब बता चुके हैं आपको। यदि ये दोनों कंडीशन लागू होता है, एक कंडीशन हो गया सेम फेज अकर्स, तब हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो कहने में से ये तो पता चल गया होमोजेनियस कब कहलाएगा, जो पीछे भी बता चुके हैं। सेम फेज हो जाए दोनों का, आपको बाउंड्री दिखाई नहीं पड़े, ये सब बता चुके थे। लेकिन सवाल ये है कोई भी मिक्सचर जो है सॉल्यूशन कब बन जाएगा, उसका क्या कंडीशन है? उसका कंडीशन देखिए, कंडीशन 4 मिक्सचर में भी सॉल्यूशन व्हेन फॉलो 2 कंडीशन। मिक्सचर में बी सॉल्यूशन व्हेन फॉलो द 2 कंडीशंस। जब 2 कंडीशन होगा, सबसे पहला देखिए क्या है? मिक्सचर शुड बी होमोजेनियस। सॉल्यूशन होने का पहला कंडीशन है, देख लीजिए। मिक्सचर में भी सॉल्यूशन, मिक्सचर सॉल्यूशन कब कहलाएगा वो दिया हुआ है। मिक्सचर सॉल्यूशन कब कहलाएगा? व्हेन फॉलो 2 कंडीशन, जब वो 2 कंडीशन को फॉलो करेगा। सबसे पहला देखिए कंडीशन क्या है? मिक्सचर शुड बी होमोजेनियस। मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस। मिक्सचर को क्या होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। मिक्सचर को होना चाहिए क्या? होमोजीनियस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर शुड बी नॉन रिएक्टिंग। क्या होना चाहिए? द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर में जो मिक्सचर जिस कंपोनेंट से मिला के बना हुआ है वो दोनों को आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो लिस्ट द कंपोनेंट्स
द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर शुड बी नॉन रिएक्टिंग। मीन्स क्या, एक दूसरे के साथ रिएक्टिंग नहीं होना चाहिए। यही हम लोग क्या है, सॉल्यूशन का दो कंडीशन है। यदि ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो एनी मिक्सचर से इज सॉल्यूशन को, यदि दो कंडीशन को पालन करता है तो हम लोग कह सकते हैं क्या, मिक्सचर जो है क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ लिस्ट इफ टू कंडीशन फॉलो एनी मिक्सचर, लिस्ट इफ these two condition follow, if these two condition follow then say mixture is a solution, mixture is a solution, मिक्सचर क्या है, वो सॉल्यूशन है यदि ये दोनों कंडीशन को पालन करता है। यदि दोनों कंडीशन को पालन नहीं करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर जो है सॉल्यूशन नहीं है। मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। तो कहने की क्या है, वो सिर्फ मिक्सचर है, उस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन को कहना पॉसिबिलिटी हम लोग का नहीं होता है। अब आके देखते हैं आखिर सॉल्यूशन में कौन कौन सा पार्ट्स होता है। Solution contain two parts. Solution contain two parts. इसमें दो पार्ट्स होता है। किसी भी सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होता है। उसमें देखिए क्या होता है, एक होता है कौन, सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट। और एक होता है कौन, सॉल्यूट। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। अब सवाल ये है, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे और सॉल्यूट किसको बोलेंगे। चलिए हम लोग एक लाइन से देखते हैं। देखिए सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, जब जैसे मान लीजिए क्या, जैसे मान लीजिए क्या है, ये वाटर लिया गया है, ये क्या है, वाटर लिया गया है। अब ये वाटर का क्वांटिटी लिया गया है 1 लीटर। अब इसमें जो है 5 ग्राम NaCl डाल दिया गया है। क्या डाल दिया है, NaCl। तो NaCl वाटर में जाके डिजोल्व होता है। NaCl जो है वाटर में जाके डिजोल्व होता है, ये NaCl वाटर में डिजोल्व होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ जो वाटर है, क्या है, वाटर है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। और NaCl जो है वो क्या है, सॉल्यूट है। तो डिफाइन कैसे हम करेंगे, जब कोई सब्सटेंस, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए जब कोई सब्सटेंस किसी दूसरे को अपने में क्या करे, घुला ले। जब कोई सब्सटेंस, व्हेन एनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट टू अदर सब्सटेंस, मीन्स जब कोई सब्सटेंस किसी दूसरे को अपने में क्या करे, घुला ले। याद तो हो गया होगा, जब कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने में घुला ले तो वही कहलाता है क्या है, आपका सॉल्यूशन। इसको लिख सकते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, द कंपोनेंट्स of the solution, the components of the solution मीन्स solution का वह components, the components of the solution, components का वह solution that dissolve the other components in it is called द सॉल्वेंट। तो समझ गए, क्लियर दिया, डिफाइन से दिया हुआ, देखिए क्लियर यहाँ, द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, एक कंपोनेंट्स होता नहीं है,
सोल्यूशन पे मोर देन वन कंपोनेंट्स होता है, सॉल्यूशन में मोर देन वन कंपोनेंट्स होता है। जब यदि मोर देन वन कंपोनेंट्स होगा सॉल्यूशन में, एक घुलेगा दूसरा उसको घुलाएगा। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, जब कोई कंपोनेंट्स किसका, सॉल्यूशन का, दैट डिजोल्व द अदर, दूसरे को घुला ले, इन इट मीन्स अपने में, तो इज कॉल्ड सॉल्वेंट, वही सॉल्वेंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ देखिए सॉल्यूट क्या कहलाएगा, यही एग्जाम्पल लेते हैं। नमक क्या हो रहा है, जाके डिजोल्व होता है वाटर में, नमक डिजोल्व होता है वाटर में, तो नमक क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं NaCl क्या है, सॉल्यूट है। क्या है, सॉल्यूट है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जब कोई सब्सटेंस किसी दूसरे में घुल जाए, जो सब्सटेंस घुलता है वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। देखिए यह नमक घुल रहा है किस में, वाटर में, नमक घुल रहा है, जो घुलेगा, जो घुल रहा है या जो घुल चुका है, जो घुल चुका है या जो घुलेगा या जो घुल रहा है, वही सब्सटेंस कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। तो यहाँ लिख सकते दी कंपोनेंट्स, सॉल्यूट में कह सकते हैं दी कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, इज कॉल्ड द सॉल्यूट, यही क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। तो आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट में कहने का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन जब भी बनेगा, कहने का मीनिंग ये हुआ, सॉल्यूशन जब भी बनेगा उसमें क्या रहेगा, एक सॉल्वेंट रहेगा और एक क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा। ये पता चल गया। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिलने से, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिलने से सॉल्वेंट का निर्माण होता है। तो सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट भी रहेगा और सॉल्यूट भी रहेगा, आप क्लियर कर सकते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है, तो आप आसानी से कह सकते हैं जो घुलता है सॉल्यूट कहलाएगा, जो घुलाएगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। एक दूसरा मेथड भी है, देखिए क्या मेथड है। यदि जैसे देखिए हम लोग क्या सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग क्या देखिए सॉल्वेंट होता है और एक क्या होता है, सॉल्यूट होता है। जो लार्ज क्वांटिटी में होगा, लार्ज क्वांटिटी कंटेन, लार्ज क्वांटिटी कंटेन, वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। जो मान ली लेस क्वांटिटी होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूट कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या 5 ग्राम वाटर लेते हैं और 5 ग्राम वाटर लेते हैं और 1 ग्राम क्या लेते हैं, शुगर लेते हैं, तो ये कहलाएगा आपको क्या, सॉल्यूट, और ये कहलाएगा क्या, सॉल्वेंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी है। तो यहां क्लियर कर सकते हैं वाटर इज ए सॉल्वेंट बिकॉज एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी ये कह सकते हैं। बट C12H2211 इज ए सॉल्यूट बिकॉज एग्जिस्ट इन लेस क्वांटिटी। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या 500 ग्राम वाटर H2O और 50 ग्राम लेते हैं किसका,
अल्कोहल C2H5OH। तो इसमें कौन क्या कहलाएगा, इसमें भी वाटर कहलाएगा, क्या आपका सॉल्वेंट ही कहलाएगा। और C2H5OH इसी को बोलते हैं अल्कोहल, ये कहलाएगा सोल्यूट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में है, ये क्या है लार्ज क्वांटिटी में है, और ये क्या है लेस क्वांटिटी में, तो ये हमेशा सॉल्वेंट कहलाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए आप लेते हैं 500 ग्राम वाटर, सॉरी हाँ वाटर ही ले लीजिए, और 1000 ग्राम अल्कोहल, अब क्या कहलाएगा, सवाल ये भी है। तो ये वाटर जो है ये कहलाएगा सोल्यूट, और C2H5OH ये कहला जाएगा सॉल्वेंट कहला जाएगा। लेकिन एक नोट देख लीजिए, नोट देख लीजिए, क्या वाटर हमेशा, वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, वो H2O इज always used solvent, hence above concept is wrong in case of water, hence इसीलिए H2O कहलाएगा क्या solvent, और C2H5OH कहलाएगा क्या आपका solute कहलाएगा। जो नियमता क्या बताया, नियमता बताया है जो लार्ज क्वांटिटी रहेगा वो कहलाएगा solvent। तो यहाँ लार्ज क्वांटिटी क्या है, इथाइल अल्कोहल है, क्या है अल्कोहल है। जब ये अल्कोहल लार्ज क्वांटिटी है ये सॉल्वेंट कहलाना चाहिए और ये सॉल्यूट कहलाना चाहिए। बट नोट क्या है, H2 इज ऑलवेज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, वाटर हमेशा यूज होता है सॉल्वेंट के रूप में, इसीलिए H2O सॉल्वेंट होगा और ये क्या है सॉल्यूट होगा। लेकिन यदि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए क्या 5 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं और क्या लेते हैं टॉल्विन C6H5CH3 लेते हैं, कितना ग्राम 500 ग्राम। तो निश्चित तौर पे CH2 क्या कहलाएगा सोल्यूट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेस क्वांटिटी है। लेकिन टॉल्विन जो है C6H5CH3 इसका नाम क्या है टॉल्विन, ये कहलाएगा सॉल्वेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि लार्ज क्वांटिटी है, लार्ज क्वांटिटी है। लेकिन यदि यहीं पे हम लोग उल्टा देते हैं 500 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड और 50 ग्राम हम लोग लेते हैं टॉल्विन लेते हैं, CS3 लेते हैं, तो इसमें CH2 कहला जाएगा आपका सॉल्वेंट, बिकॉज लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी। और C6H5CH3 कहलाएगा सॉल्यूट, बिकॉज लेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि लेस क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कहने में सिर्फ एक वाटर को छोड़ दीजिएगा, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमेशा और हमेशा यूज होता है सॉल्वेंट के रूप में। यूज क्या होगा? सॉल्वेंट के रूप में ही यूज होगा। और वाटर को छोड़ के बाकी जो है वो सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लेकिन वाटर में यदि कम भी है तो यूज कर देंगे सॉल्वेंट के रूप में। इसीलिए वाटर यहाँ लिए हैं तो ये गलत लिए, ये भी क्या है गलत लिए, ये क्या हम लोग का सही है। ये हम लोग का कंसेप्ट है, पहचानने का तरीका है, कैसे पहचानेंगे। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्या, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो निश्चित तौर पे वाटर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा।
और शुगर क्या कहलाएगा, सोल्यूट कहलाएगा निश्चित तौर पे। यदि दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन अल्कोहल, तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल जो है, अल्कोहल कहलाएगा सॉल्वेंट, और आयोडीन जो है वो कहला जाएगा आपका सोल्यूट कहला जाएगा। एक नोट जान लीजिए, जब अल्कोहल और आयोडीन को मिलाते हैं तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है। जब किसको मिलाएंगे, अल्कोहल को और आयोडीन को आपस में मिला देंगे तो ये कहलाता है क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है, ये ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या होता है, एक पॉइंट और देख लीजिए इसमें, जब वाटर और नमक मिला देंगे, NaCl मिलाते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन बनता है, ये सॉल्यूशन को ही हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज क्या, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन आप कह सकते हैं। अब एक पॉइंट और देखना है, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो देख लेते हैं, हम लोग ख़त्म ही करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला क्या है, आपको बता भी चुके हैं, क्या ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन को होना चाहिए होमोजेनियस मिक्सचर। देखिए, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरा देखिए, दी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। मीन्स सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है उसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर से कम होता है डायमीटर। तो यहाँ बोल सकते हैं दी पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर अब 10⁻⁹ मीटर होता है इन डायमीटर। तो आप जान लीजिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। नेक्स्ट तीसरा देखिए क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई। नेक्ड आई मीन्स खुली आँखों, नेक्ड आई मीन्स क्या बोलेंगे हम लोग, खुली आँखों। क्योंकि बता भी चुके हैं सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है, और सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, उसको आप कहिएगा खुली आँखों से देख लीजिए, नेक्ड आई से देख लीजिए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, दिस सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मीन्स सॉल्यूशन से आप कहिएगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सॉल्यूट को अलग कर लेंगे, ऐसा भी संभव नहीं होता है। यहाँ लिख सकते हैं दिस सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द
mixture by the process of filtration प्रोसेस से आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड मीन सॉल्यूशन इन इट। मीन्स क्या, यदि सॉल्यूशन को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो कहिएगा सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा, ऐसा संभव नहीं होता है। यहाँ लिखते हैं दी सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन when left undisturbed मीन्स आप कह सकते हैं मीन्स सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। एक नेक्स्ट देख लीजिए, छठा नंबर, नॉट गिव द टेंडल इफेक्ट। नॉट गिव टेंडल इफेक्ट। अब टेंडल इफेक्ट क्या होता है इसको हम विस्तार से आगे जानेंगे भी, अभी जान लीजिए। टेंडल इफेक्ट ये नहीं देता है, और टेंडल इफेक्ट का मीनिंग देख लीजिए ओनली फॉर दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट passing through the solution अभी ज़्यादा टेंडल इफेक्ट आपको जानना नहीं है, बस जान लीजिए ट्रूस मिस सॉल्यूशन जो है वो टेंडल इफेक्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है वो आगे हम लोग जानेंगे। इसका टेंडल इफेक्ट नहीं देने का मतलब क्या हुआ कि जब सॉल्यूशन से होकर लाइट, सिर्फ जान लीजिए प्लीज़ सुनिए अच्छे से, जब सॉल्यूशन से होकर लाइट क्रॉस करती है उसको स्कैटर नहीं करता है। स्कैटर मीन्स क्या, लाइट को छितराता नहीं है। यदि ये नहीं करता है इसका मतलब टेंडल इफेक्ट नहीं देता है। बस यही था आपके सिलेबस में। हम लोग देखेंगे आगे टेंडल इफेक्ट क्या होता है। देखिए अभी तक यदि किन्हीं को कोई डाउट है प्लीज़, बार बार बोल रहे हैं, ये लॉकडाउन प्रोसेस चल रहा है। लॉकडाउन क्या आप जान रहे हैं, ये कब तक चलेगा, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है नवंबर दिसंबर भी लग जाए। इसलिए प्लीज़ और प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको कहीं भी डाउट होता है, किसी को भी डाउट